आज हम 10वीं कक्षा के जो है पुनरावर्तन के तौर पर या में आपको पाठ हुआ है, लेकिन फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि आपको याद दिलाते जा रहे हैं। पाठ 10 का जो है 13 पाठ महिला की साहसिकता क्लास। यहाँ पे आपको जो है विषय को याद रहेगा। फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ। महिला की साहसिकता में जो महिला की विजेंद्री पाल, विचेंद्री भी कहते हैं, बचेंद्री भी कहते हैं, कैसे भी हो आप लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक में विजेंद्री रहता है तो बचेंद्री भी इसे बुलाते हैं। तो ये पहली महिला एवरेस्ट विजेता विजेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। तो आपको ये पाठ हो गया, लेकिन इनके इस विषय में, इस पाठ में आपको यहाँ से आप लेना है, क्योंकि इस पाठ में पूरा विषय आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अंक मिलता है। क्योंकि आप इस पाठ में जो ज़्यादातर बहुत प्रश्न पूछेंगे, 2-3 और 4-5 वाक्यों में बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। और इनके पिता का नाम किशन पाल सिंह और माँ हमसा देई नेगी की 5 संतानों में विजेंद्री तीसरी संतान है। तीसरी संतान तो तीसरी बेटी है। 5 बच्चे हैं, उसमें ये तीसरी आती है। और विजेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों में चढ़ने का बहुत शौक था। वो पहाड़ों पर चढ़ते थे और भाई को देखकर उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगे जो उनका भाई करते हैं। जैसे कि लड़कियां ज़्यादातर इस पहाड़ चढ़ना ये करना नहीं चाहती, इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन विजेंद्री वैसी नहीं थी। जैसे लड़के करते हैं तो उस प्रकार करने के लिए उसे मन था, इच्छा था, क्योंकि वो उसका जो एम जो उसके मन में था, मैं ऐसे ही बनना है। तो हर एक के लिए, हर एक विद्यार्थियों को रहता है मैं डॉक्टर, इंजीनियर, एयरोस्ट या साइंटिस्ट बनना, ऐसे रहता है। तो ये भी वैसे ही सोच रही थी, लेकिन इनका जो पूरा मन में था वो पूरा करते गए। लेकिन बहुत गरीबी थी मन में, फिर ये गरीबी था उनके घर में, फिर भी वो क्या करे, हिम्मत नहीं आई। तो यहाँ पे उन्होंने भाई के जैसे कि पहाड़ों पर चढ़ना, कुश्ती करना, ये सब करती थी। और यहाँ पे एजुकेशन, शिक्षण तौर पे हम देखेंगे कि विजेंद्री को बचपन में रोज किस प्रकार उन्होंने पढ़ाई की थी। 5 किलोमीटर चल के जाती थी और पढ़ाई की थी। वो भी कैसे, गाड़ी, बस या स्कूटी या कुछ भी नहीं थी, पैदल चल के जाती थी। ये आपको याद रखना है, पैदल चल के जाती थी। और बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण दौरान, तो क्या पर्वतों पे चढ़ने का जो है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मतलब क्या है, ट्रेनिंग करते रहती थी। ट्रेनिंग करने की वजह से कठोर परिश्रम बहुत काम है। इसे क्या है, मेहनत करने के कारण, बहुत ही परिश्रम होने के कारण इसे क्या है, उसके मन में दृढ़ संकल्प था कि वो करके दिखाएंगे, पूरा करेंगे। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। सिलाई का काम करती थी, स्टिचिंग से वो क्या करती थी, जो स्कूल का जो खर्चा आता है, फीस या बुक्स का, बैग्स का सब रहता है, उसमें वो निकालती थी। सिलाई भी सीख चुकी थी। इस तरह उन्होंने मेहनत करके, खुद कमा के, खुद पैसा जमा करके ये क्या की, एमए, संस्कृत में एमए और तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। बीएड भी बैचलर ऑफ एजुकेशन की है। बीएड जो है टीचिंग फील्ड, अब हम जो है बीएड करके ही आए, तो क्या बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो टीचिंग फील्ड में जाना है तो क्या करना है, ये बीएड कंपलसरी करके आना है, क्योंकि वहाँ पे सब सिखाते हैं। साइकोलॉजिकली बच्चों को किस प्रकार ट्रीटमेंट करना है और फिलोसफी सब सिखाते हैं वहाँ पे। और बहुत सारा प्रोजेक्ट कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि टीचर बनने के लिए ये ज़रूरी है बीएड। हाई स्कूल के टीचर के लिए बोल रही हूँ, और हाई स्कूल और यूसी के लिए बीएड। ये उन्होंने
सीख लिए थे, ट्रेनिंग की थी बीएड की, और एमए इन संस्कृत में मास्टर ऑफ आर्ट्स भी की थी। ये यहाँ पे इतना याद रखना, उनके माँ बाप का नाम, और महिला जो एवरेस्ट विजेता विजेंद्र पाल एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये याद रखें। और उनके माँ बाप का जो है वो याद रखना है। और इन्होंने पढ़ाई किस प्रकार की, और यहाँ पे ये क्या 2 मार्क के लिए पूछते हैं कि उन्होंने कौन सा जो है पर्वत चढ़ाई की थी, जो है गंगोत्री ग्लेशियर तो भी, और रुडगोरे, ये जो हिमनगढ़ के लिए पूछते हैं। और 2-3 वाक्यों में पूछते हैं कि उन्होंने कभी जो क्या क्या किस प्रकार पर्वत की चढ़ाई की, काल नाग पर्वत की चढ़ाई की थी, और 1980 में, और गंगोत्री ग्लेशियर में, तथा रुडगेरो की चढ़ाई की, जिसमें उन्हें आत्मविश्वास बढ़ गया। ये 2 चढ़ाई करने के बाद बहुत ही कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि हमें भी जब एक में सफलता हो जाती है तो हमें बहुत सी कॉन्फिडेंस आ जाती है, तो है ना, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हमें फील हो जाता है, मैं करूँगी, हमारे मन में दृढ़ संकल्प आ जाती है। तो उसके बाद जो अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, वहाँ पे पहली बार तेनजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष, तथा जुंके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, ये 2 है पहली महिला थी। इसमें जो जुंके ताबी और ये तेनजिंग नोर्गे, ये क्या है, हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था, वे पहली बार तेनजिंग नोर्गे तथा जुंके ताबी मिले थे। ये है भारतीय महिला है, तो भारतीय महिला पूछेंगे तो आप विजेंद्र पाल लिखना है, ये जो है अलग है, भारत के लिए लगा हुई है। तब उन्हें संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी, और वह दिन भी आए। तो वहाँ पे वो टाइम आ गया था, इनके जैसे ही पुरुष भी मिल गए, तेनजिंग नोर्गे और जुंके ताबी भी कामयाबी हो गए। उसी प्रकार मैं भी कामयाबी की ओर बढ़ना चाहती हूँ, ऐसे सोच रही। जब 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा गया, उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंगदोर जी भी थे। क्या है पर्वतारोही जी? अंगदोर जी, मतलब एक व्यक्ति का नाम है, वो भी उनके साथ थे, उनके साथ मिलके थी। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इति वृतांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। एक जो कहानी, जो लिखा विषय किस प्रकार महिला की साहसिकता के विषय में यहाँ पे लिखा है, ये इन्होंने लिखा है, तो इनका खुद का ये रिटर्न है। तो ये रिटर्न है, तो इन्होंने कोई पुस्तक में लिखा है, तो उन्होंने देख के यहाँ पे पुस्तक में ऐड किए। लेकिन ये पूरा बातचीत सब कुछ, उसका हिस्ट्री सब कुछ लिख रही है विजेंद्र पाल ही लिखी है। और कर्नल फुलर के ने साउथ पोल की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बनाए, 2 ग्रुप बनाते, दल का ग्रुप बना के तो रेडी किए। तो सुबह 4 बजे उठी और बर्फ पिघलाई, आइस स्नो पिघलाई, मेल्ट की और चाय बनाई। कुछ सुबह में बिस्कुट और आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता की, और उसके पश्चात 5:30 बजे अपने तंबू मतलब टेंट घर कुछ भी नहीं रहता है वहाँ रहने के लिए, शबनम या कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं होता है, पानी या बारिश आने के लिए चांस नहीं दे रहे, इसके लिए तंबू बनाती है, टेंट बनाती है। और अंगदौर जी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था, साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। मतलब जो उन्होंने मेहनत करते हैं, कर्मठता मतलब क्या है, काम करने की शक्ति का भाव, क्योंकि ये आदमी ही पूरा कर सकता है। देखिए आप जो समझिए कि हमें जो चाहिए, हम जो काम करते हैं वो परफेक्ट पर्सन है, वो काम के लिए परफेक्ट पर्सन है, वो काम वो कर सकता है, हमें मालूम रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसी व्यक्ति के पास चले जाते हैं, उसी के पास सलाह लेते हैं।
तो ये भी विजेंद्री भी क्या सोचती है, ये व्यक्ति जो कर्नल है, खुल्लर है, वो व्यक्ति मेरे लिए बराबर है, मेरे साथ साथ वो भी चलेंगे। और उनकी जो ये क्या है, कॉन्फिडेंस था, ये क्या है, क्षमता और कर्मठता। कर्मठता मतलब वही तो पिघलाई और चाय बनाई और हल्का सा नाश्ता करके निकल गए। तो इसे क्या है, वो जो है क्षमता, आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। मतलब क्या काम, मैं उसके साथ जाऊंगी तो काम मेरा पूरा हो जाएगा, सक्सेस की ओर चले जाऊंगी, ये उनके मन में कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने चढ़ाई की। तो सुबह 6:20 को चले थे। बहुत ठंड था वहाँ पे, और ठंड में भी वो पीछे नहीं हटे, आगे ही बढ़ते गए। और ये लहट्टू एक नायलन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं, मतलब क्या है, विजेंद्र पाल ने जो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते गए। और जबकि लट्टू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला, तभी लट्टू ने गौर किया कि मैं ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन की प्राप्ति प्रति मिनट की देर से लेकर चढ़े। क्योंकि हमको पता है कि साइंस के तौर पर वैसे ही हम जो ऊपर जाते हैं वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है, आदमी मर जाता है। तो ये लोग जाते समय भी क्या है, ऑक्सीजन सब कुछ लेके ही निकलते हैं, जाते हैं। तो ऊपर जाते समय ऑक्सीजन के थ्रू जाते हैं, ऊपर रीच हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई और मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। तो बहुत डिफिकल्ट था चढ़ने के लिए, तो बहुत ही आसानी से ऊपर चढ़ा, क्योंकि ऊपर चढ़ते गए, क्योंकि ऑक्सीजन कम होते जाता था, ज़्यादा रेस करते गए, करते वो क्या है, वहाँ पे चढ़ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो पैराग्राफ आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे 4-5 वाक्यों में ये प्रश्न पूछे हैं, है ना। देखिए, दक्षिण शिखर पर चढ़ते समय विजेंद्र के अनुभव के बारे में लिखिए। तो वहाँ पे चढ़ते समय क्या किया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलता है आपको। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी, बहुत जोर से हवा आ रही थी दक्षिण शिखर में। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके, भुरभुरे बर्फ के कण, बहुत स्नो गिरते जा रहा था, हवा भी आ रही थी, बर्फ भी गिर रहा था, चढ़ने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा था। चारों तरफ उड़ रहे थे, जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उतना बर्फ था कि आगे कोने कहाँ पे रास्ता है, किधर है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपको पता है, स्नो ज्यादा रहेगा तो पीछे आगे ऊपर चढ़ते कुछ भी नहीं दिखाई देता। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी, मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। तो क्या है, कहा ए पे डेट याद रखिए, 23 मई 1984 1984 के दिन दोपहर को 1 बजे इन्होंने 1:07 1 o'clock को 1:07 से उन्होंने 1:07 10 नहीं हुआ था, 7 मिनट तक जाके पहुंची थी। इतना भी क्या है, टाइम देख के भी वो भी क्या है, अपने लिखते समय वो भी मेंशन किए, कितनी ग्रेट है देखिए। तो क्या है, अब चढ़ते थकान हो जाती है और जाके एक बार पहुंचने तक कब पहुंचेंगे ये सोचते रहते, लेकिन ये इतनी शार्प की, इतनी थी कि और टाइम भी बराबर का दी है, जितना दी है कि उस हिसाब से उन्होंने वहां तक पहुंचे। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये भारतीय महिला पूछेंगे तो आप छठ से याद रखना है विजेंद्र पाल। और उससे आगे देखिए तो क्या है, वहां पे जाने के बाद वो क्या है, ये भी यहाँ पे 4-5 वाक्यों में पूछते हैं। विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की और दक्षिण शिखर पर चढ़ते समय विजेंद्र के अनुभव के बारे में। अगर वहां से लेकर यहाँ तक आप लिखना है, क्योंकि ये 4-5 वाक्य, एक 4 या 2 सेंटेंस लिखने से आपको 4 मार्क नहीं देंगे।
हम लोग तो देते हैं 2-3 वाक्य, 2-3-4 सेंटेंस देंगे, तो आप पार्ट से पढ़िए और ज़्यादा ज़्यादा विषय समझने में बहुत आसान है, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि वे 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े, वहाँ पे जगह का कमी थी, एक व्यक्ति तो रख सकता था, लेकिन उनके साथ ये कर्नल फुलर भी गए थे, तो दोनों खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। तो क्या है, अभी वहां तक चढ़ गए हैं, अगर नीचे गिर गए तो क्या हो जाता है, आदमी का गारंटी नहीं है, तो इसके लिए वहां पे सुरक्षित रह के खड़े रहना, ठहरने के लिए जगह नहीं, एक तो आदमी रह सकता है, लेकिन बाद में बर्फ भी ज्यादा था। इमेजिन कीजिए बर्फ के ऊपर खड़े रहने के लिए भी तकलीफ है ना, तो पाँव ठंडा ठंडा हो जाता है और ढलान हो जाता है, गिरेंगे तो पूरा हड्डी हाल हो जाता है। और हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित कर ले, पूरा सामान लेके जाना पड़ता है जहाँ भी जाए, कुछ भी करने के लिए, वो नहीं ये नहीं, ऊपर पहाड़ चढ़ने के बाद बोलेंगे तो किसी को सुनाई भी नहीं देता, कोई भी मदद करने वाले नहीं, सो पूरा लेके गए थे। ये जो फावड़ा जो है हम लोग प्लांट सब उगाने के लिए उपयोग करते हैं, वो जो उसके लिए वो लेके गई थी, बर्फ को थोड़ा थोड़ा काट के दोनों खड़े रहने के लिए वहाँ पे ये करके। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया, और बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान 40 और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। तो दोनों हनुमान 40 और दुर्गा माँ का चित्र निकालती है। मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। तो छोटी सी पूजा करके और बर्फ में दबा देते। उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के साथ प्रति आधार भाव से झुकी। तो क्या वहाँ तक कामयाबी तक आ गए थे, ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, बाकी के सब भी थे वहाँ पे दूसरी जगह से जा रहे थे। तो ये बीजेंद्री और ये जो कर्नल फुलर दोनों साथ में जा रहे थे, बाकी के सब अलग अलग रास्ते से जा रहे थे, आप इधर से जाओ मैं इधर से जाता, ऐसे चढ़ते चढ़ते जा रहे थे। तो उन सबको इन्होंने क्या है बधाई दी और क्या है थैंक्स से शुक्रिया अदा करते हैं इस समय। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करते हैं, तो देश को तुम पर गर्व है, क्योंकि एक महिला होने के कारण महिला जो है इतना बड़ा साहस करके, कोई भी नहीं है दूसरे महिला, तो तीनों भी जड़ से उनके साथ ही चढ़ के हिम्मत ना हार के तो पूरे कामयाबी के साथ वहाँ पे पहुंची। तो हमने शिखर पर 40 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी 1:55 पर आरंभ की। वहाँ जाने के बाद चुपचाप खड़े रहने से कुछ होता है नहीं, फिर वापस आना ही पड़ता है, बर्फ पे पिघलते जाते रहता है, और कुछ भी खाने के लिए नहीं तो वहाँ पे जाके पहुँचते हैं तो करते। तो इतना सारा वहाँ पे रीच होने के बाद करती है दुर्गा माँ की जो है लाल कपड़े में लपट के सबके करके वहाँ पे आती है। फिर वहाँ से फिर वापस रिटर्न आना ही है, क्योंकि सक्सेस हो गई तो वापस से इतने टाइम पे वो निकलती है। पूरा टाइमिंग से देखिए, पूरा टाइमिंग से बराबर से लिख के रखिए अपने पुस्तक में। अंगदौर जी और मैं साउथ पोल पर संयम 5 बजे तक पहुंच गए। सब ने साउथ पोल से शिखर तक और वापस साउथ पोल के तक की यात्रा पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। तो क्या है कंग्रेचुलेशन किया दोनों ने आपस में, दोनों में भी कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, तो दोनों जैसे कि वैसे जिंदा वापस आ गए। तो दोनों ने कंग्रेचुलेशन करते, बधाई मतलब कंग्रेचुलेशन। मैं जब तंबू में घुस रही थी तो वापस आने के बाद रीच हो गई लैंड, तो भूमि ये पृथ्वी में आ गई, तो फिर तंबू में टेंट में घुस जाती है। तो मैंने मेजर कुमार को कर्नल फुलर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या ना करें, श्रीमान विजेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त है, उतनी ही चुस्त मतलब
जैसे कॉन्फिडेंस में और उम्मीद से ऊपर चढ़ी थी वैसे ही नीचे उम्मीद से आ गई। बहुत खुशी खुशी थी, थकान कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले भी जैसी थी वैसे ही आ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, आने के बाद अब्बा थक गए, बस हो गया, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये जैसा था स्पिरिट वैसे स्पिरिट में वापस आ गए। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए बहुत सारा इनाम मिला या प्राइज मिला। भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह विजेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। विजेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा एवं का पुस्तक है, वो पुस्तक से आधारित करके यहाँ पे पाठ दिया गया। तो ये हो गया जो था कि महिला की साहस गाथा पाठ का। और जो चौथा है जो सूर्यशाम, ये सूर्यशाम में आप क्या करना है, आपको जो यहाँ पे पद दिया है उसको पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि पद को आप समझ के सीखना है। एक पद बोलने में थोड़ा डिफिकल्टी, और जो है मैंने कहा था आपको सूरदास का जो है कवि परिचय जो रहता है उसको पढ़ना ही है, क्योंकि एक वाक्य में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। पाठ का आशय क्या है, बच्चे स्वभाव से भोले रहते, छोटे छोटे बच्चे बहुत ही मुग्ध सॉफ्ट माइंड रहता है, उनके दिल भोले होते हैं। वे हमेशा अपने माता पिता से अपने भाई बहन और मित्रों की कुछ ना कुछ शिकायत कंप्लेंट्स देते रहते हैं। मुझे भैया ने वैसे छोटे छोटे बच्चों का आपने ऑब्जर्व किए होंगे, उनका बाल सहज स्वभाव देखकर बड़ों को हंसी आती है। तो वो लोग बोलते करते समय तो दिलनुड़ी कहते हैं हम लोग, क्या है तुतलता है, तुतला रहता है, उनका बोली बराबर नहीं रहता। बोलते समय हमें क्या है, जो भी उन्हें शिकायत लेके आते हैं तब हमें हंसी आ जाता है मारने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक्शन करके मार देते हैं वैसे। और उन्हें पुचका कर सांत्वन देते, पुचकाकर मतलब क्या है, उन्हें उल्लू बना के या कुछ ने समाधान करके, हाँ उसको हम ऐसे करेंगे, आने दो, वैसे वैसे हम उसको तसल्ली देते हैं। और माँ और बेटे के ऐसे सहज संबंध के बारे में यहाँ कल्पना कर या सूरदास जी ने अपने इस पद में उसका मार्मिक चित्रण किया, यहाँ पे लिखा है। और प्रस्तुत पंक्तियों में भाई बलराम के प्रति कृष्ण के शिकायत का मोहक वर्णन किया है। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है। चिढ़ाना, प्रॉब्लम देना या हंसना या मजाक उड़ाना, ये सब इसमें आ जाता है। चिढ़ाना मतलब यही है पूरा, उसको प्रॉब्लम देते रहता है। और मुझसे कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया गया है। मोल मतलब क्या है, दत्त, क्या है, गोद लिया गया है। तो ये मोल मतलब पैसा देके लिया गया, तो आप उनके बच्चे नहीं हैं। इसी गुस्से के कारण उसके साथ मैं खेलने नहीं जाता। वह मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तो ऐसे चिढ़ाता है और बार बार पूछते रहता है कि माता पिता कौन है तेरे माँ बाप कहाँ है, ऐसे ही बोलते रहता है। वह यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला। तो क्या है, तो ये जो काला है कृष्ण, आप तो जानते हैं कृष्ण का रंग काला मतलब ब्लू कलर रहता है, लेकिन यहाँ पे काला नहीं श्याम रंग रहता है। तो ऐसा है, तो वो आपके माँ बाप का रंग वैसे नहीं, वैसे तो आप कैसे हो गए। तो ऐसे सब उसको टोटली क्या है, उसको बोल के उसका दिल दुखाने के लिए क्या है, उसकी ऐसी हंसी मजाक सुनकर मेरे सब बाल में चुटकी बजा कर हंसते हैं। उन्हें बलराम ने ही ऐसा करना सिखाया। माँ तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है और भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। मुझे ही मारती है, मुझे ही डांटती है और भाई पर कभी गुस्सा ही नहीं करती।
अपने भाई के प्रति क्रोधित और सखाओं द्वारा अपमानित कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर यशोदा खुश हो जाती है और वह कहती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। चुगलखोर का मतलब क्या है? बहुत ही शरारत है। चुगलखोर शरारत है, करते रहता है। और मैं गोधन की कसम खाकर कहती, मैं अपने गर्भ, यहाँ पे जो है शब्दार्थ में देखिए मैया, माँ, ये सब है आपको अनुरूपता में पूछते हैं और पूरा भी आपको आता ही है, इसमें छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं। ये भी वैसे ही तुलसीदास के दोहे में भी वैसे ही शब्दार्थ तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें का इसी का पढ़ना है, अनुरूपता में आपका मार्क चला जाता है। और टाइम है आपको पढ़ने के लिए, आप घर में रहते थे, पाठ पुस्तक भी है आपको मिला है और नोट्स भी है। पूरी तरह आशा करते पूरी तैयारी कर रहे होंगे। और गोदान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र है। मैं ही गोदान अपने गर्भ की मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आप ही गोदान, गोदान मतलब गोद या गर्भ, गर्भ मतलब पेट पर मैं आकर के बोलती हूँ या फिर इसकी कसम में खाती हूँ, शपथ लेती हूँ कि मैं आप ही मेरे पुत्र हो। इस पद में सूरदास ने बालकृष्ण के भोलेपन और यशोदा के वात्सल्य का मार्मिक चित्रण किया। तो क्या है, जो है कृष्ण जो भोला है वो क्या किस प्रकार कहता है यशोदा से, उसका जो वात्सल्य ममता में जो माँ और बेटे का प्यार के बारे में किस प्रकार बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दिलचस्प, सुनते सुन हमें भी हंसी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं, बच्चा भी नहीं, कोई भी नहीं, लेकिन हम इमेजिन करेंगे। नहीं तो हमारे घर में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण के जैसे बच्चा हो, वो कुछ कभी कभी कुछ भी बोलते रहता है, तब हम खुशी हो जाते हैं, बोलते रहते हैं। माँ हमें डांटती है, ऐसे चुपके चुपके डांटती है, तो हमें खुश, वो बच्चे को देखकर हमें खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार ये भी जैसा है इस पद में दिया है भावार्थ, हम क्या है सोचेंगे, इमेजिन करेंगे तो हमें पूरा स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आ जाता है। तो कृष्ण का शक्ल पता है, माँ बाप को हम इमेजिन करेंगे और वो खेलते रहता है, वो किस प्रकार बोलता है, सब हम इमेजिन करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या है, जो बोलता है कृष्ण माँ से और माँ इसे सांत्वन देती है, समाधान देती है, वो किस प्रकार देती है, सब आप याद रखेंगे। तो पूरे प्रश्न का उत्तर, हर सवाल पूछेंगे या हर प्रश्न पूछेंगे, आप इसी में से उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों याद रखिए, इसका पूरा भावार्थ सीखिए। सीखने से आपको इसी में ही लाभ है कि आपके भाव जिस प्रश्न का आएगा, जो भी आएगा निकाल के इसका पूरा भावार्थ लिखेंगे तो आपको मार्क मिलता है, अंक दे देते। आशा करती हूँ आज ये उम्मीद है कि ये जो पद, सूरदास के पद आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे, दिमाग में अच्छा बैठा होगा, क्योंकि ये बोलते समय ही हमें इमेजिन आ जाता है, दिमाग में आ जाता है। इसके लिए ये जो भावार्थ है आपको समझ में आया होगा, पहले भी की थी मैं, आप रिवाइज कर रही हैं, पुनरावर्तन करिए, क्योंकि आपको बहुत से ज़्यादा अंक आना है और दिमाग में फिर से सुनने के बाद आपके दिल में मस्तिष्क में रह जाता है। तो आज के लिए ये 2 लेसन काफ़ी है, बस है। तो अगले कक्षा में और जो आगे का जो भाग है उसको लेके आएंगे। इस भावार्थ को आपको सीख के मैं आपको एक परीक्षा करूंगी, तो आप उसको उत्तर देना पड़ेगा। शुक्रिया।